हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। अभी हम अपना कंटेंट स्टार्ट करेंगे। चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आप स्क्रीन पे जो पजल है, जो क्वेश्चन है, उसको सोल्व करके जल्दी से आंसर भेजिए। 10:30 पे हम अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और मुझे चैट बॉक्स में इसका सॉल्यूशन भेजिए। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। जल्दी से स्क्रीन पे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन भेजिए। आज के सेशन में चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे हम, रिलेशन एंड फंक्शन।
विद्यासागर सर सर कर रहे हैं वो स्क्रीन हो गया, नेटवर्क इशू था। तो मैं वही पूछ रहा था कि तो मैं स्टार्ट करूं। हाँ हो गया सर, अब आ गया, कनेक्ट कर दो। क्वेश्चन पे आना जूम पे तो नहीं आई। स्टार्ट हैज स्टार्टेड द स्क्रीन शेयरिंग, अभी आ रहा है। आ गया, बस आपको वो नहीं आया, लॉन्चिंग दिखा रहा है। नहीं लॉन्चिंग, जूम जूम नहीं आया सर, मैसेज आ रहे हैं ऊपर आपको तो। नहीं सर स्क्रीन नहीं आ रहा जूम। हाँ अब लॉन्चिंग दिखा रहा है। नहीं यहाँ तो लॉन्चिंग दिखा रहा है। ओपन जूम मीटिंग करो ना। सर नहीं आ रही यहाँ पे। सर अब आ रही होगी, अब आ रही है सर? हाँ ठीक है सर, करूँ स्टार्ट में? हाँ ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ ठीक है सर, ओके सर। चलो बच्चों, अभी जो क्वेश्चन दिया था लगभग बहुत से बच्चों ने इसका जवाब दिया है। अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन, जिसने इसका 2 आंसर निकाला है उसका आंसर सही है। ठीक है, सॉल्यूशन आप स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको समझ में आ जाएगा बड़ी आराम से। 10th क्लास या 9th क्लास के लेवल का क्वेश्चन था ये। अपने ऐसे स्क्वायर रूट वाले तो 10th क्लास में किए ही होंगे, ये क्यूब रूट वाला है।
चलो जी, आज हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। ये हमारे हर बार आप क्लास से पहले देखते होगे। मेरा नाम गजेंद्र यादव, सेक्टर 19 आरपीवी में लेक्चरर मैथमेटिक्स। बाकी ये हमारी टीम है। टीम से आप अच्छे से जानते होगे। आगे बढ़ते हैं हम। ये आपके लिए कुछ गाइडलाइंस हैं जिससे आपकी क्लास जो है बड़ी अच्छे से चले। आपको इन पे ध्यान करना चाहिए। सबसे पहले आपको अपनी स्क्रीन को रिफ्रेश कर लेना चाहिए। अच्छे से अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लेना चाहिए। और जो क्लास है वो फुल स्क्रीन में देखनी चाहिए, ज़्यादा छोटी स्क्रीन में नहीं। अगर आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप अवेलेबल हो और नेट ठीक चलता हो तो उसमें देखनी चाहिए। हेडफोन का यूज़ करना चाहिए अगर है आपके पास अवेलेबल तो। और चैट बॉक्स में सिर्फ आपको डाउट्स पूछनी चाहिए, बाकी फालतू की कोई बात नहीं। आप अपना टाइम टेबल के लिए आपका जो अकाउंट है एस्पिरेशन का, उसमें लॉगिन करके आप अपना जो टाइम टेबल है और उसकी जो अपडेट्स है वहाँ पे चेक कर सकते हो। उसके बाद आपका जो अकाउंट है उसके ऊपर आपको जो पुरानी जो क्लासेस हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस, वो भी मिलेगी। असाइनमेंट भी आपको अपने अकाउंट पे मिल जाएंगे। उसके बाद आपको अपने मोबाइल, रजिस्टर्ड मोबाइल पे SMS चेक करना है और बाकी जो अपने फ्रेंड्स हैं उनको भी ऑनलाइन क्लास अटेंड करने के लिए बोलना है। चलो जी, थैंक यू। आगे हम आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस। ये चैप्टर आपने 11th क्लास में भी सेम चैप्टर आपने पढ़ा है। सेम उसका नाम था, रिलेशन एंड फंक्शन। तो ऑब्वियस बात है, अगर चैप्टर सेम है तो पीछे का इसके अंदर यूज भी हो रहा होगा आज की क्लास में। तो सबसे पहला काम हमारा यही है, हम जो अपना जो पीछे का है वो रिवाइज करते हैं एक बार। 5-7 मिनट लगेगी हमारी पीछे का रिवाइज करने में। सबसे पहले पिछला जो चैप्टर, ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, ये सेट चैप्टर से स्टार्ट हुआ था। सेट चैप्टर इसका बेस था। सेट चैप्टर के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे, क्या सेट है, क्या उसके एलिमेंट है, कैसे बिलोंग करता है, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज सेट की छोटी मोटी आपको पता होगी। उसके बाद आता है इसके अंदर कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ने से पहले हम ऑर्डर्ड पेयर समझते हैं। ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर एक तरह से एलिमेंट है जो पेयर में है। ऐसा एलिमेंट जो पेयर में हो, सिंगल नहीं हो। जैसे इस टाइप का एलिमेंट एक्स कोमा वाई, एक्स कोमा वाई, कोई दो एलिमेंट, कोई दो स्मॉल एलिमेंट पेयर में हो, उसको ऑर्डर्ड पेयर बोल देते हैं। आज इसका यूज हम करने वाले हैं ऑर्डर्ड पेयर का। ये असल में सेम उसी तरीके से है जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर पॉइंट होता है, पॉइंट इन 2D ज्योमेट्री। ये 11th क्लास का रिव्यू करा रहे हैं हम, सब इसके बारे में जानते होंगे क्या ऑर्डर्ड पेयर होता है। ऑर्डर्ड पेयर के बारे में एक बात और आपको पता होगी, कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होते हैं? जब उनके कंपोनेंट, जो दोनों कंपोनेंट है वो इक्वल हो। और कोई इसके अंदर चांस नहीं है एक ऑर्डर्ड पेयर के सेम होने का। कोई एक ऑर्डर्ड पेयर किसी ऑर्डर्ड पेयर के इक्वल जब होगा, जिसका पहला कंपोनेंट पहले कंपोनेंट के इक्वल होगा, दूसरा कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के इक्वल होगा। ठीक है, ये ऑर्डर्ड पेयर के बारे में हो गया। अब ये क्यों पढ़ाया गया है? क्योंकि जो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ते हैं, जो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट हम पढ़ते हैं, ये असल में है क्या? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ज्यादा सेट्स की भी हो सकती है, फिलहाल मैं टू सेट्स के बारे में बात कर रहा हूँ। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, ये असल में है क्या? ये सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर है। सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। कैसे ऑर्डर्ड पेयर? जैसे हमारे पास कोई, सपोज कोई सेट है हमारे पास ए, जिसके एलिमेंट है 1 2 3। ठीक है, हमारे पास कोई सेट है ए जिसके एलिमेंट है 1 2 3, और हमारे पास कोई बी सेट है जिसके एलिमेंट है ए कोमा बी। ठीक है, तो ए क्रॉस बी क्या होगा? ए क्रॉस बी हो जाएगा
ए सेट के एलिमेंट बी सेट के एलिमेंट के साथ पेयर बनाएंगे। पेयर भी कैसे? ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। कैसे? पहले वन पेयर बनाएगा बी सेट के ए के साथ, फिर वन पेयर बनाएगा बी सेट के बी एलिमेंट के साथ, ऐसे ही फिर 2 बनाएगा ए के साथ, 2 बनाएगा बी के साथ, फिर 3 बनाएगा ए के साथ, फिर 3 बनाएगा बी के साथ। इस तरीके से हमारा ए क्रॉस बी एक सेट ही है एक तरह से वो, और उसके जो एलिमेंट है वो ऑर्डर्ड पेयर हो जाएंगे। ऑर्डर्ड पेयर कैसे? ए सेट के एलिमेंट बी के साथ पेयर बनाएंगे, और ए के एलिमेंट हमेशा पेयर में पहले आएंगे, बी के एलिमेंट हमेशा पेयर में बाद में आएंगे। ये भी हमें ध्यान रखना है। अगर आप इसी तरीके से बी क्रॉस ए फाइंड करो तो सेम ही बनेगा, पर इसके अंदर क्या होगा? इस बार बी के एलिमेंट पहले आ जाएंगे। या तो आप इसी सेट के जो पेयर है उनको इंटरचेंज कर दो, पेयर के जो एलिमेंट्स है उनको इंटरचेंज कर दो, या अलग से बना लो। ठीक है, आप इसको अपने आप करके देख सकते हो। ऑर्डर्ड पेयर जो है वो सेट का अपने साथ भी बनाया जा सकता है। सॉरी, कार्टेशियन प्रोडक्ट किसी सेट की अपने साथ भी की जा सकती है। जैसे अगर हमें ए क्रॉस ए फाइंड करना हो तो क्या होगा? ए सेट का अपने एलिमेंट के साथ ही पेयर बनेगा। तो क्या आएगा यहाँ से? 1,1। ये सेट अपने साथ ही पेयर बना रहा है, तो एक एलिमेंट को लेके चल रहे, पहले 1 सबके साथ पेयर बनाएगा, ऑर्डर्ड पेयर। फिर 2 सबके साथ पेयर बनाएगा, 2,1, 2,2 एंड 2,3। ऐसे ही फिर 3 सबके साथ पेयर बनाएगा, 3,1, 3,2 एंड 3,3। ये सारा कुछ हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, आज की क्लास में सिर्फ रिवाइज हो रहा है। तो ऐसे ही हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स को इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में हम लिखेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो एलिमेंट्स जो होते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर के रूप में होते हैं, सबसे पहली बात। और ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट है वो पहले सेट में आना चाहिए, ए में आना चाहिए। उसका जो दूसरा कंपोनेंट है वो दूसरे में आना चाहिए। इसी तरीके से अगर मुझे बी क्रॉस ए को अगर हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो उसके एलिमेंट बी कोमा ए टाइप के होंगे, वही ए में और बी बी में। इस तरीके से इसके अंदर आ जाएगा। ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट था। ठीक है, रिलेशन में इसका यूज है। उसके बाद हम जो मेन हमारा टॉपिक है रिलेशन, इसको हम रिवाइज करते हैं। अभी पहले हम आज थोड़ा 11th क्लास का कंटेंट ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसके बिना आगे का समझना पॉसिबल नहीं है। रिव्यू ऑफ रिलेशन। ठीक है, अभी आपने देखा ए क्रॉस बी में एक्चुअल में होता क्या है? ए क्रॉस बी के अंदर सारे एलिमेंट, ऑल एलिमेंट्स किस सेट के? ए सेट के। ठीक है, पेयर बनाते हैं ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी। कोई भी पेयर बचता नहीं है, कोई पेयर छूटता नहीं है। ए सेट के सभी एलिमेंट पेयर बन जाना चाहिए किसके साथ? बी एलिमेंट, बी सेट के एलिमेंट्स के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे उसके बाद एक रिलेशन है यहाँ पे, बट इन रिलेशन एक रिलेशन है आर, जो कि डिफाइन किया गया है किसी एक सेट के एलिमेंट से दूसरे सेट के एलिमेंट तक। ठीक है, उसको इस तरीके से लिखा जाता है रिलेशन फ्रॉम ए टू सेट बी। सेट ए टू सेट बी है, यहाँ भी वही एलिमेंट्स को कनेक्ट करने वाली बात है, एलिमेंट का रिलेशन बताने वाली बात है। सबसे पहले तो आप ये बात समझो कि इस तरीके से अगर कोई रिलेशन है जो ए सेट से बी सेट तक है, तो यहाँ पे जो रिलेशन आर जो होगा वो सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। सबसे पहली बात तो आप ये समझो, रिलेशन आर जो है वो सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये समझ ली आपने, रिलेशन आर क्या होगा? सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। सबसेट का मतलब ये है यहाँ पे कि इस बार सारे एलिमेंट सभी से कनेक्ट होने जरूरी नहीं है। ठीक है, किसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, किसी रिलेशन के अकॉर्डिंग कुछ एलिमेंट ए के बी के कुछ एलिमेंट से कनेक्ट होंगे। हो सकता है किसी केस में सारे भी कनेक्ट हो जाए क्योंकि इसका सबसेट है। तो हम इसके अंदर अब एक एग्जाम्पल की हेल्प से रिलेशन को समझते हैं। फिलहाल आपने क्या समझा? कोई भी रिलेशन अगर ए सेट से बी सेट तक है तो आर जो होगा रिलेशन वो भी एक तरह से एक ऑर्डर्ड पेयर का सेट ही होगा,
जो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। ठीक है, एग्जाम्पल की हेल्प से इस बात को आप समझोगे। जैसे अगर मान लेते हैं मैं कोई रिलेशन आर लूं जो अगर ए सेट से लेके ए सेट तक है, तो दैट इंप्लाइज आर जो होगा सबसेट होगा ए क्रॉस ए का। ऐसा भी हो सकता है कि सेम सेट से सेम सेट तक हो, ऐसा भी हो सकता है। तो इसके अंदर हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। देखो भाई कैसे रिलेशन बनता है, कैसे हम एलिमेंट चूज करते हैं, कैसे ऑर्डर्ड पेयर चूज करते हैं, ये हम यहाँ पे सीखेंगे। हमारे पास एक रिलेशन है, सबसे पहले तो सेट डिफाइन है। रिलेशन के अंदर सेट जरूर होता है गिवन कोई ना कोई। तो सेट ए जो गिवन है वो क्या है, उसके अंदर 1 to 4 तक एलिमेंट है। ठीक है, किस तरीके से डिफाइन किया गया है कि रिलेशन आर के जो ऑर्डर्ड पेयर, यहाँ पे एक बात समझना, रिलेशन आर के अंदर वही, इसको मैं थोड़ा रीडिफाइन कर लेता हूँ, वही ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन आर के अंदर बिलोंग करेगा जिन ऑर्डर्ड पेयर के कंपोनेंट्स का जो एचसीएफ है वो क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। ठीक है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहली बात, हमें ये बात तो क्लियर है कि यहाँ पे जो रिलेशन जो है हमारा हियर रिलेशन आर जो है वो ए सेट से बी सेट तक डिफाइन है, ए सेट से बी सेट तक डिफाइन है। दैट इंप्लाइज जो आर जो होगा वो सबसेट होगा ए क्रॉस ए का। ठीक है, टॉपिक को समझाने के लिए एक एक बात यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाद में तो हम इन चीजों को डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे ए क्रॉस ए का पता होना चाहिए। ए क्रॉस ए हम फाइंड करेंगे, कैसे आएंगे, ए क्रॉस ए, ये एक सेट ए है, इसका अपने ही एलिमेंट के साथ पेयर बनेगा, 1,1 आएगा, फिर 1,2 आएगा, फिर 1,3 आएगा, फिर 1,4 आएगा, ऐसे ही 2,1 आएगा, फिर यहाँ पे 2,4 आएगा, ऐसे ही करते जाएंगे। फिर बाद में जाते जाते लास्ट में क्या आएगा, 4,4 तक एलिमेंट आ जाएंगे, टोटल 16 एलिमेंट इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, अब हमें इसमें से वो पेयर चूज करने हैं जो इस रिलेशन की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, हमें वो वाले पेयर हमें यहाँ पे चूज करने हैं। तो सबसे पहले अब हम इसके अंदर देखते हैं, अब रिलेशन क्या कहता है, रिलेशन आर के अंदर वही पेयर आएंगे जिन पेयर के कंपोनेंट्स का, एलिमेंट्स का एचसीएफ 1 है। तो हम एक एक पेयर को चेक करेंगे, फिलहाल समझाने के लिए तो इसलिए हम चेक करें, बाद में हम ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो मैं सबसे पहले चेक करूंगा 1,1 क्या आर के अंदर बिलोंग करेगा, बस मुझे ये चेक करना, अगर इनका एचसीएफ 1 है, अगर ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो ये आर के अंदर आ जाएंगे, अदरवाइज आर के अंदर नहीं आएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1,1 एलिमेंट इसके अंदर आएगा क्योंकि इनका एचसीएफ 1 होता है। ऐसे ही 1 के साथ 2 भी आ सकता है, ऐसे ही 1 के साथ 3 भी आ सकता है, ऐसे ही 1 के साथ 4 भी आ सकता है। हर पेयर का जो एचसीएफ है वो 1 के इक्वल है। फिर हम चेक करते हैं 2 के साथ, 2 के साथ देखो 1 आएगा, मैंने भले एलिमेंट लिखे नहीं है पर मैं चेक कर सकता हूँ 2 के साथ कौन कौन सा एलिमेंट आ सकता है, 2 के साथ कौन कौन सा एलिमेंट आ सकता है। तो अब एक बार मैं रिलेशन को, अगर सभी को ये कुछ एलिमेंट अगर क्लियर हो गए हो, मैं फिर भी एक बार इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। असल में है क्या, हमारे पास एक रिलेशन आर है जो सेट ए पे डिफाइन है। ठीक है, अब किस तरीके से डिफाइन है उसकी यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है। किसी भी रिलेशन के अंदर इस तरीके से प्रॉपर्टी जरूर होती है, अगर ये प्रॉपर्टी नहीं होगी तो फिर तो वो एक तरह से ए क्रॉस ए की डेफिनेशन ही हो जाएगी। रिलेशन के अंदर ऐसे ही जो दो ऑर्डर्ड पेयर के जो दो कंपोनेंट है उनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन जरूर होगा, जो पेयर उस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे वो ही आर के अंदर आएंगे। ठीक है, तो इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग हमने देखा कि हमारा ए क्रॉस बी, ए कोमा बी आर के अंदर वही ऑर्डर्ड पेयर आर के अंदर बिलोंग करता है जिस ऑर्डर्ड पेयर के जो हमारे कंपोनेंट्स है उनका एचसीएफ 1 के इक्वल है। ये प्रॉपर्टी हमें यही बात बताती है। इसी चीज को समझने के लिए हमने क्या किया, हमने ये देखा कि जो रिलेशन हमारा है ए सेट से लेके, सॉरी मैंने बी सेट गलती से लिख दिया था यहाँ पे, ए सेट से लेके ए सेट तक यहाँ पे डिफाइन है। तो दैट मीन्स मैंने ऊपर समझाया है आर सबसेट हो जाएगा ए क्रॉस बी का। ठीक है, तो इसका मतलब ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। ए क्रॉस ए हम फाइंड करेंगे पहले, तो ए क्रॉस ए मैंने पिछले पेज पे सिखाया अभी कि अपने एलिमेंट्स का
ए सेट के एलिमेंट अपने स्क्रीन साथ पे ही कुछ पेयर नहीं आ रहा बनाएंगे, जो तो टाइप इस कर रहे तरीके हैं से आप। आप देखोगे 16 पेयर इसके अंदर, 16 पेयर इसके अंदर आ जाएंगे। अब बात आ जाती है आर रिलेशन फाइंड करने की। रिलेशन के अंदर हम वही पेयर सेलेक्ट करेंगे जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा होगा, ये वाली प्रॉपर्टी इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा होगा कि जिनका HCF 1 होगा वही पेयर आर के अंदर आएगा। तो हम देखते हैं, एक एक पेयर को हम चेक करते हैं फिलहाल समझने के लिए, तो इसलिए एक एक पेयर चेक करके बता रहे, बाद में हम डायरेक्ट भी लिख लेंगे इस चीज को। 1,1 बिलोंग करेगा या नहीं करेगा, 1,1 बिलोंग करेगा, एक एक हम चेक करते हैं यहाँ पे, एक एक चेक करते हैं क्या 1,1 बिलोंग करेगा, ये वाला एलिमेंट हम चेक करें, अगर HCF इनका 1 आ रहा है तो बिलोंग करेगा, तो यहाँ पे बिलोंग कर रहा है। ऐसे ही क्या 1,2 बिलोंग करेगा, बिल्कुल करेगा क्योंकि इनका HCF 1 है। क्या 1,3 करेगा, बिल्कुल करेगा क्योंकि इनका HCF 1 है। क्या 1,4 करेगा, बिल्कुल करेगा क्योंकि इनका HCF 1 है। क्या 2,1 करेगा, बिल्कुल करेगा क्योंकि इनका HCF 1 है। 2,2 देखो यहाँ पे 2,2 भी था यहाँ पे बीच में एलिमेंट, पर 2,2 बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि इनका HCF 1 नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट 2,3, क्या 2,3 बिलोंग करेगा, बिल्कुल करेगा क्योंकि इनका HCF 1 है, क्योंकि इनका HCF 1 है। हेलो, क्या सर? अच्छा सर, ये तो यहाँ पे तो मूव कर रहा है मेरे पास, तो चलो चलो सर। ठीक है भाई, इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे क्या 2,4 बिलोंग करेगा। 2,4 का जो HCF है वो 2 आएगा, तो ये बिलोंग नहीं करेगा। फिर 2,2 वाली सारी लाइन हो गई। ठीक है भाई, ऐसे हम 3 के लिए चेक करते हैं, ऐसे फिर हम 3 के लिए चेक करते हैं। तो 3 के साथ 1, 3,1 क्या इसके अंदर बिलोंग करेगा, बिल्कुल करेगा क्योंकि 3,1 का HCF जो है 3 और 1 का HCF 1 होता है। ऐसे ही क्या 3 के साथ 2 आएगा, बिल्कुल आएगा, 2 भी आएगा। 3 के साथ 3 नहीं आएगा, 3 के साथ 4 भी आ जाए क्योंकि इनका HCF 1 होता है। ऐसे ही 4 के साथ 1 आएगा, 4 के साथ 2 नहीं आएगा, 4 के साथ 3 आएगा और 4 के साथ 4 नहीं आएगा। ये आर के अंदर, ये आर के एलिमेंट आ जाएंगे। ये सारा हमने 11th क्लास में हमने सीखा है। ये चीज अगर आप एक रो से ना भी लिखो, एक रो से को ना भी लिखो तो भी पता लगा सकते हो। एक एक एलिमेंट के साथ चेक कर लो कौन कौन आ सकता है। एक 1 के साथ 1 आ सकता है, 1 के साथ 2 आ सकता है। जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे होंगे वो एलिमेंट इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है भाई, क्लियर सभी को? अभी और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी हम एक एग्जांपल और लेके चलते हैं। ये सारा हम 11th क्लास का हम रिवाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, अगला एग्जांपल हम लेके चलते हैं। 11th क्लास का रिवीजन है, कुछ आपको आता होगा, कुछ आपको कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया होगा।
छोटा सा एग्जाम्पल एक बार दोबारा रिपीट कर देते हैं, कुछ बच्चों की डाउट्स आ रही है, एक बार दोबारा इसको रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले तो रिलेशन आपको बेटा तभी समझ में आएगा जब आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो क्लियर होगी। ठीक है, 11th क्लास का हमारा टॉपिक है, थोड़ा जल्दी मैंने इसलिए कराया, मुझे उम्मीद थी आपको 11th क्लास का आता होगा। अभी तक 12th क्लास स्टार्ट नहीं हुई है, इसके अंदर 11th क्लास का रिवाइज कराया जा रहा है, तो उम्मीद रखता है टीचर कि आपको पीछे का सारा आता होगा, आप 11th में अच्छे से पढ़ के पास हुए होंगे, ये उम्मीद करते हैं हम। तो चलो कोई नहीं, हमारे पास एक सेट ए है, मैंने आपको पढ़ाया रिलेशन के अंदर, क्या पढ़ाया, कोई भी रिलेशन किसी एक सेट से दूसरे सेट के एलिमेंट्स को कनेक्ट करता है, रिलेशन का काम है। ए क्रॉस बी का काम है सभी एलिमेंट को सभी एलिमेंट से कनेक्ट करता है, ये सिलेक्शन नहीं करता। जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसका वो सिलेक्शन नहीं करता है, वो क्या करता है, सभी एलिमेंट को सभी से कनेक्ट करता है, जैसे मैंने पिछली वाली स्लाइड पे बताया है। रिलेशन क्या करता है, किसी प्रॉपर्टी के दायरे में किसी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए जो कि रिलेशन के अंदर गिवन होगी, कुछ एलिमेंट को कुछ एलिमेंट से ही कनेक्ट करता है। सबसे पहली बात तो आप ये समझो, जब कुछ को कुछ से कनेक्ट करेगा और ए क्रॉस ए जो होता है वो सभी को कनेक्ट करता है, तो इस वजह से रिलेशन आर जो होगा वो सबसेट हो जाएगा ए क्रॉस बी का, क्योंकि ए क्रॉस बी में तो सभी एलिमेंट आ रहे हैं, सभी पेयर आ रहे हैं, रिलेशन आर के अंदर कुछ पेयर आ रहे हैं, तो आर सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। ठीक है, हमें कोई भी पेयर बनाना है वो ए क्रॉस बी से बाहर नहीं जाना है। इसीलिए जब मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल बताया, तो एग्जाम्पल के अंदर एक सेट क्वेश्चन के अंदर गिवन है, रिलेशन अगर क्वेश्चन के अंदर डिफाइन किया गया है तो क्वेश्चन के अंदर सेट जरूर होगा, पहली बात तो। अब उसको किस तरीके से डिफाइन किया गया है कि रिलेशन आर के अंदर जो पेयर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है बेटा, थोड़ी सी थ्योरेटिकल चीज है, ये आपका मैट्रिक्स डिटरमिनेंट की तरह बिल्कुल सिंपल चीज नहीं है, इसको थोड़ा सा आपको जोर दिमाग पे लेना पड़ेगा, थोड़ा सा कंसंट्रेशन बनानी पड़ेगी। तो इसके अंदर ए कोमा बी कोई भी ऑर्डर्ड पेयर, इसका मतलब ये है कि आर के जो एलिमेंट है वो ऑर्डर्ड पेयर है जिनका एचसीएफ 1 होता है। अब ये ऑर्डर्ड पेयर आएंगे कहां से, ये ऑर्डर्ड पेयर ए क्रॉस ए से आएंगे, पहली बात। ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहले मैंने आपको ए क्रॉस ए बताया है, इसीलिए सबसे पहले मैंने आपको ए क्रॉस ए बताया है। ए क्रॉस ए पिछली स्लाइड पे आपने देखा होगा, सभी एलिमेंट सभी के साथ पेयर बना रहे हैं, 1 1 के साथ बना रहा है, 1 2 के साथ बना रहा है, 1 3 के साथ बना रहा है। ऐसे ही आपके 16 पेयर आपके तैयार हो जाएंगे। ये सारी चीजें आपने 11th क्लास में पढ़ी है। ठीक है, फिर भी अगर नहीं भी अगर उस टाइम पे पढ़ी है तो कोई बात नहीं, आप इसको बड़े आराम समझ सकते हो। 1 1 के साथ पेयर बनाएगा, 1 2 के साथ बनाएगा, 1,2 आएगा, 1,3 आएगा, 1,4 आएगा। ऐसे ही 2,1 आएगा, 2,2 आएगा, 2,3 आएगा, 2,4 आएगा, 3,1 आएगा, 3,2 आएगा, 3,3 आएगा, 3,4 आएगा। ऐसे ही सारे पेयर आएंगे, आप अपने आप कॉपी पेन चला के देखोगे, बात समझ में आ जाएगी। 16 एलिमेंट्स आपके आने चाहिए। अब इन 16 एलिमेंट्स में से ही हमें आर के एलिमेंट चूज करने, जैसे मैंने बताया था, आर के एलिमेंट जो होते हैं वो ए क्रॉस बी में से ही होते हैं, बाहर से कोई नहीं आता है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने चेक किया, मैंने हर वो पेयर ले लिया जिनका एचसीएफ 1 होता है। उम्मीद है सभी को एचसीएफ फाइंड करना आता होगा, ऐसा ना हो किसी बच्चे को एचसीएफ फाइंड करने की जानकारी ना हो और वो यहाँ इस क्वेश्चन को करने की सोच रहा हो। तो एचसीएफ क्या होता है, 1,1 का एचसीएफ 1 आएगा, 1,2 का एचसीएफ 1 आएगा, 1,3 का एचसीएफ 1 आएगा, 1,4 का एचसीएफ 1 आएगा। इसीलिए ये जो सारे एलिमेंट जो मैंने पहले 4 पेयर के नाम लिए हैं वो आर के अंदर बिलोंग करेंगे। अब 2,1 भी करेगा क्योंकि इनका एचसीएफ 1 है। 2,2 क्यों नहीं करेगा, क्योंकि 2,2 जो है 2,2 जो है इसका एचसीएफ जो होता है 2,2 का एचसीएफ 2 होता है, जो कि 1 के इक्वल नहीं है। जब 1 के इक्वल एचसीएफ नहीं आ रहा है तो यहाँ पे बिलोंग नहीं करेगा, इसलिए मैंने उसको आर सेट के अंदर नहीं लिया है। ऐसे ही 2,3 बिलोंग करेगा, 2,3 बिलोंग करेगा क्योंकि इनका एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। ऐसे आप हर पेयर पे ये एचसीएफ ट्राई करके देखना, जो बच्चा नहीं समझ पा रहा है तो जिसका एचसीएफ 1 आ रहा है वो सारे के सारे एलिमेंट यहाँ पे बिलोंग कर जाएंगे आर के अंदर। थोड़ी सी थ्योरेटिकल चीज है, थोड़ी तुम्हारे लिए नई चीज है बेटा ये, तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। हर चीज मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन एडिशन की तरह आसान नहीं आएगी 12th क्लास के अंदर, थोड़ा सा कुछ टॉपिक कॉम्प्लिकेटेड आएंगे, कुछ ये आपके लिए चीज नहीं है। बहुत सारे बच्चे 11th क्लास में भी इस चैप्टर को स्किप करके चलते हैं,
तो समझना है इसको, ठीक है। उम्मीद है कुछ बच्चों को समझ में आ गया होगा। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं इसके अंदर हम। अब हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है। इस वाले एग्जाम्पल को ध्यान से समझना, और कुछ बातें और है वो भी आपको समझ में आ जाएगी। ये 11th क्लास का कंटेंट है बेटा, इसलिए थोड़ा फास्ट हो रहा है। तो हम देखते हैं इसके अंदर क्या दे रखा है। देखो इस बार जो रिलेशन है हमारा, वो नेचुरल नंबर के सेट से नेचुरल नंबर के सेट तक डिफाइन है। तो ऑब्वियस बात है यहाँ में n क्रॉस n की जरूरत पड़ने वाली है, पर यहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि मैं n क्रॉस n पूरा लिख दूं। थोड़ा सा आइडिया हमें फिर भी लिख लेना चाहिए। चलो स्टार्टिंग में समझ रहे हैं, हमें पता है 1 के साथ 1 आएगा, 1 के साथ 2 आएगा। नेचुरल नंबर का सेट लिख के उसका अपने ही एलिमेंट के साथ पेयर बनाओगे तो ऐसे आ जाएगा। ऐसे ही 2 के साथ 1 आएगा, 2 के साथ 2 आएगा, ऐसे बढ़ते जाएंगे। ऐसे हमारे पास इसी तरीके से नेचुरल नंबर के हर नेचुरल नंबर का हर नेचुरल नंबर के साथ पेयर हमारा बन जाएगा, ठीक है। अब हम आर की बात करते हैं। रिलेशन क्या कह रहा है, कौन से पेयर, अब हमें इनमें से पेयर सेलेक्ट करने हैं, कौन से पेयर आर के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। आर के अंदर वही पेयर बिलोंग करेंगे जिनके कंपोनेंट्स का सम 5 है। आर के अंदर वही पेयर बिलोंग करेंगे जिनके कंपोनेंट्स का सम 5 है। बहुत से बच्चों ने आंसर दे दिया बेटा, वेरी गुड। तो हम यहाँ पे करते हैं, हम पेयर ढूंढते हैं। इस बार हम यहाँ से सारे पेयर ढूंढ पाना हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि सारे एलिमेंट में लिख ही नहीं पाया हूँ। तो मैं एक एक करके चेक करता हूँ। यहाँ पे मैं सीधा ये चेक करूंगा 1 के साथ कौन कौन सा एलिमेंट पेयर बना सकता है। तो 1 के साथ मुझे ऐसा एलिमेंट लिखना है जिनका सम 1 के साथ करें तो 5 आता हो। तो 1 के साथ एलिमेंट आएगा 4, क्योंकि 1 को 1 + 4 5 हो जाएगा। और कोई एलिमेंट 1 के साथ पेयर नहीं बना सकता। ऐसे ही 2 के साथ कौन सा पेयर बनाएगा, 2 के साथ आएगा 3, क्योंकि इनका सम क्या है 5 है। ऐसे ही 3 के साथ पेयर बनाएगा 2, 4 के साथ पेयर बनाएगा 1, 5 के साथ कोई पेयर नहीं बना पाएगा। अगर मैं चेक करूं 5 के साथ यहाँ पे क्या लूं कि इनका जो सम है वो 5 आ जाए। तो आप कहोगे सर 0 ले लेते हैं, पर 0 में क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि 0 तो इस सेट के अंदर है ही नहीं। मुझे एलिमेंट वही लेने हैं जो इस सेट के अंदर हो, ठीक है। तो 5,0 नहीं आएगा इस रिलेशन के अंदर, ये 4 एलिमेंट ही आ जाएंगे बस, ठीक है भाई। क्लियर सभी को। चलो वेरी गुड बेटा, जो बच्चे ध्यान दे रहे हैं समझ में आ रहा है अच्छे से। एक बात ध्यान रखना, 5,0 क्यों नहीं आया, इस बात पे भी आपको फोकस करना है, क्योंकि 0 बिलोंग नहीं कर रहा है नेचुरल नंबर के सेट के अंदर। अगर यही नेचुरल नंबर के सेट की जगह अगर यहाँ पे इंटीजर्स का सेट हो जाता, तो आप ट्राई करके देखना, बहुत सारे एलिमेंट आ जाएंगे, फिर रिलेशन इनफाइनाइट हो जाएगा। तो बेटा उम्मीद है आगे आप थोड़ा सा और कंसंट्रेट करोगे। जो बच्चा ध्यान दे रहा है समझ पा रहा होगा कि क्लियर हो रहा है। बाकी ये मैंने पहले ही बताया, थोड़ा सा अलग टॉपिक है। हम इसको अभी आप मैट्रिक्स डिटरमिनेंट पढ़ के आए हो, आपका माइंड सेट कुछ इजी चैप्टर के अकॉर्डिंग है, इसलिए आपको थोड़ा लग रहा होगा। और इजी ये भी है, मुश्किल ये भी नहीं है, पर थोड़ा सा एकदम माइंड सेट चेंज हो गया है। अब आपको थोड़ा अलग तरीके से थिंकिंग डेवलप करनी है अपनी, इसीलिए आपको टॉपिक पहली पहली बार पढ़ रहे हैं तो मुश्किल लग रहा है ये।
चलिए जी बेटा आगे पढ़ें। ये 11th क्लास का कंटेंट था। आगे इस तरीके के एग्जाम्पल हम और भी स्टडी करेंगे, कोई जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं है, आराम से मान के चल रहे हैं। 11th क्लास का जो कंटेंट है वो भी आपका साथ साथ क्लियर हो जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब हमारा स्टार्ट होता है यहाँ पे 12th क्लास का टॉपिक। जो हमारा 12th क्लास का जो सिलेबस है रिलेशन के अंदर, वो टाइप्स ऑफ रिलेशन हमें पढ़ना है। 11th क्लास के बाद का ही कंटिन्यू कर रहे हैं हम। 11th क्लास में हमने रिलेशन के हमने रिलेशन की एक तरह से डेफिनेशन पढ़ी है, कार्टेशियन प्रोडक्ट से कैसे रिलेशन आया वो पढ़ा है। टाइप्स हमने 11th क्लास में नहीं पढ़ी थी। तो अब हम रिलेशन की टाइप्स पढ़ते हैं आज की क्लास में, जो हमारा काम है। तो ऐसे ही हम एग्जाम्पल की हेल्प से इस बात को समझेंगे। सबसे पहला जो हमारी टाइप जो रिलेशन की आती है, जिस बच्चे ने पिछले 2 एग्जाम्पल अच्छे से समझ लिए हैं उसके लिए आगे की क्लास इजी होने वाली है। ठीक है, तो देखते हैं जरा एक बार। जिसने नहीं भी अगर मान लो कम समझ में भी आया हो तो अब ध्यान देना। अब क्लास 12th का कंटेंट स्टार्ट होता है। 12th कंटेंट के कंटेंट में सबसे पहली जो एक तरह से कंटेंट का सबसे पहला जो पार्ट है, इसके अंदर जो पहली टाइप रिलेशन की सॉरी आती है वो क्या, एम्प्टी रिलेशन। नाम से आप समझ गए होगे इसके अंदर, कुछ बच्चे इस बात को नाम से ही समझ गए होंगे एम्प्टी रिलेशन का क्या मतलब होता है। मैं एक एग्जांपल की हेल्प से इसको बताता हूं पहले, फिर बाद में इसकी डेफिनेशन बताऊंगा। ठीक है, एग्जांपल इसलिए करा रहा हूं क्योंकि आपने अभी 2 एग्जांपल पढ़े हैं, तो ये भी अगर आपको समझ में आएगा। देखते हैं इस बार क्या दे रखा है हमें। इस बार जो सेट ए है, जल्दी से बच्चे कोशिश करें रिलेशन आर फाइंड करने की। मैं भी करा रहा हूं, आप भी अपने आप भी कोशिश करें। 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, ये हमारे पास कोई सेट है। ठीक है, अब जो रिलेशन आर है, रिलेशन आर की ये डेफिनेशन, इसके अंदर ये जो ए और बी के बीच में रिलेशन है ये इंपॉर्टेंट होता है। इसी से ही हमें एलिमेंट चूज करने पड़ते हैं। तो रिलेशन आर जो है वो डिफाइन हो रहा है ए से ए के ऊपर। इस बार हम थोड़ा सा शॉर्ट में लेके चलेंगे। इस बार हम एक रो से फाइंड नहीं करेंगे, हम वैसे ही सोचेंगे जरा एक बार, बिना एक रो ए फाइंड किए। वैसे माइंड में एक रो से जरूर रहना चाहिए, एक रो ए से ही आर के एलिमेंट सेलेक्ट होने हैं। एक रो से के अंदर 1,1 आएगा, 1,2 आएगा, ऐसे ही लास्ट में 5,5 तक एलिमेंट इसके अंदर आएंगे। ठीक है, दिमाग में जरूर रहना चाहिए कि कोई भी पेयर ए सेट के एलिमेंट से बाहर ना जाए। अब कैसे डिफाइन किया हुआ हम इसको एक बार लिख लेते हैं। ए कोमा बी वो पेयर आर के अंदर बिलोंग करता है जिन पेयर का सम जो है ग्रेटर देन 10 है, 10 से बड़ा सम आना चाहिए। तो एक एक करके हम सारे पेयर चेक करते हैं। मैं देखता हूं 1 के साथ, मैं साइड में चेक कर लेता हूं 1 के साथ कौन सा एलिमेंट रखा जाए कि सम 1 से बड़ा 10 से बड़ा आ जाए। तो आप देखोगे 1 के साथ कोई भी एलिमेंट पेयर नहीं बना पाएगा, कोई भी एलिमेंट 1 के साथ पेयर नहीं बना पाएगा। किसी का भी पेयर बना लो, सम जो है वो 6 से बड़ा हो ही नहीं सकता, ज्यादा सम 6 आएगा। तो इसलिए 1 के साथ कोई एलिमेंट पेयर नहीं बना पाएगा। ऐसे ही 2 के साथ हम चेक करते हैं कौन सा एलिमेंट 2 के साथ पेयर बना रहा है। ठीक है, फिर देखेंगे हमें वो एलिमेंट पेयर बनाएगा रिलेशन के अकॉर्डिंग जिसको मैं यहाँ पे रखूं तो सम 10 से बड़ा आ जाए। तो ज्यादा से ज्यादा 5 ही रखा जा सकता है, तो ज्यादा से ज्यादा सम 7 ही आ सकता है, तो नहीं आ सकता। तो ऐसे आप चेक करोगे किसी भी एलिमेंट के साथ, ऐसे आप चेक करोगे किसी भी एलिमेंट के साथ कोई भी एलिमेंट पेयर नहीं बना पाए। क्योंकि बड़े से बड़ा अगर मैं 5 भी चेक करता हूं तो 5 के साथ भी ज्यादा 5 ही आ जाएगा, तो भी सम 10 आएगा। पर हमें तो क्या चाहिए, सम 10 से बड़ा चाहिए। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे रिलेशन आर के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आ पाएगा। ऐसी सिचुएशन में रिलेशन जैसे सेट के अंदर होता था ना एम्प्टी सेट, ऐसे ही किसके इक्वल हो जाएगा, 5 के इक्वल हो जाएगा। अब जो ये 5 के इक्वल हो गया, तो ऐसा जो रिलेशन जिसके अंदर कोई भी पेयर ना आ पाए उसको बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन। जैसे एम्प्टी सेट होता था, ये क्या हो जाएगा, एम्प्टी रिलेशन हो जाएगा। डेफिनेशन पहले इसलिए बताई जा रही है ताकि आपके दिमाग में पहले रिलेशन क्लियर हो जाए कि कैसा होना चाहिए। फिर अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। अब डेफिनेशन में तो कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, डेफिनेशन के अंदर कुछ बचा ही नहीं। आप समझोगे यहाँ पे क्या है, एक रिलेशन आर है किसी सेट ए के ऊपर, उसको एम्प्टी रिलेशन या नल रिलेशन भी कह सकते हैं। कब कहेंगे, जब
ए का कोई भी एलिमेंट, समझो इस बात को, क्या दिया हुआ देखो, नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ बी। अब आपको ये बात समझ में आ रही होगी, पहले कम समझ में आता कि ए सेट का कोई भी एलिमेंट अपने किसी भी एलिमेंट के साथ पेयर नहीं बना रहा, मतलब रिलेट नहीं कर रहा है। ऐसी सिचुएशन में आर किसके इक्वल हो जाएगा, फाई के इक्वल हो जाएगा, जो कि सबसेट होता है ए क्रॉस ए के। ठीक है, इसको बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन। ठीक है भाई, क्लियर सभी को? चलो भाई, सभी ने समझ लिया होगा। चलो जी, आगे बढ़ते हैं इसके अंदर हम। अब एक क्विज है एम्प्टी रिलेशन के ऊपर ही। अब जल्दी से मुझे बताओ, 1 मिनट का टाइम है आपके पास, जल्दी से मुझे बताइए कि 3 रिलेशन स्क्रीन के ऊपर दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा रिलेशन एम्प्टी है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। R1, R2 और R3 में से कौन सा एम्प्टी रिलेशन है? एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, हो सकता है इनमें से कोई 2 रिलेशन एम्प्टी हो सकता है तीनों ही एम्प्टी हो सकता है एक भी एम्प्टी ना हो। तो आपको जवाब देना है इसका। चलिए अभी आपका टाइम स्टार्ट होता है। एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो आपको सारे चेक करने हैं, कभी कोई फर्स्ट चेक करके बस जवाब दे दे। जल्दी तभी कर पाते हैं जब आप बिना क्रॉस प्रोडक्ट, बिना कार्टेशियन प्रोडक्ट के फाइंड करो। कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखने लग गए एमसीक्यू के अंदर तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। चलो जी, टाइम ओवर। बहुत से बच्चों ने जवाब दिया है, अब हम देखते हैं क्या इनके आंसर होंगे। एक बार डिस्कस करते हैं इसको। देखो भी, स्टार्टिंग की क्लास में आपको एक एक रिलेशन समझने की जरूरत है। सब बच्चे की कुछ ना कुछ इससे अच्छी प्रैक्टिस ही होगी। जो R1 है उसको समझते हैं सबसे पहले। R1 क्या दे रखा है, नेचुरल नंबर पे दे रखा है, मतलब इसके जो एलिमेंट है वो नेचुरल नंबर के ही पेयर होंगे। ठीक है भाई, मेन बात हमें ये समझनी है कि A, B R के अंदर, R1 के अंदर जब बिलोंग करेगा, R1 के अंदर जब बिलोंग करेगा जब A प्लस B का सम लेस देन 1 है। A प्लस बी का सम लेस देन 1 है। तो चेक करते हैं किस पेयर का सम लेस देन 1 होता है। तो किसी भी नेचुरल नंबर का जो सम होता है ना, किसी भी 2 नेचुरल नंबर का सम लेस देन 1 नहीं हो सकता। ठीक है, हमेशा 2 या 2 से ज्यादा ही आएगा। कभी सबसे छोटे से छोटा लेके देख लो, 1 और 1 का जो पेयर अगर अभी हम करके देखें तो ये भी क्या होता है, 2 होता है, जो कि ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, तो आपने ये तो पता चल गया क्लियरली। R1 तो सभी बच्चे ने जवाब दिया है, ज्यादातर बच्चों ने। R1 तो 5 के इक्वल हो गया भाई। चलो दूसरे को चेक करते हैं। दूसरे के अंदर क्या दिया हुआ है देखना। अब R2, ठीक है, R2 एक रिलेशन है, वही नेचुरल नंबर पे है। इस बार क्या दिया हुआ है, कोई भी पेयर R2 के अंदर कब बिलोंग करेगा, जब एलसीएम ऑफ A, B 1 के इक्वल हो जाए। बहुत से बच्चे इसका भी बता रहे होंगे। ठीक है, हम देखते हैं क्या आएगा इसके अंदर, कौन सा पेयर आएगा। कहोगे सर किसी का भी नहीं आएगा, एक पेयर यहाँ पे बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे हेयर
1,1 बिलोंग कर जाएगा R2 के अंदर, और कोई नहीं करेगा इसके अंदर, सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा 1,1। इसका रीजन क्या है? बिकॉज एलसीएम ऑफ 1,1, इस बार एलसीएम है, कभी कोई एचसीएफ के हिसाब से करके आओ, तो एलसीएम जो है वो 1 के इक्वल है, और भी किसी भी एलिमेंट का एलसीएम 1 नहीं आ सकता। एलसीएम है ये, किसी भी एलिमेंट का एलसीएम जो होगा वो 1 से, किसी भी दो एलिमेंट का जो एलसीएम होगा 1 से बड़ा आएगा, सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा इसके अंदर। तो कुल मिला के एम्प्टी तो नहीं आया ना ये, R2 इज नॉट इक्वल्स टू 5, R2 नहीं आया। तीसरे को भी चेक करते हैं। तीसरे के अंदर कंडीशन क्या है? A, B R3 के अंदर कब बिलोंग करेगा? जब कंडीशन क्या है कि जब मोड A माइनस B, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ A माइनस B इज इवन, मल्टीपल ऑफ 2। ठीक है, तो चेक करते हैं यहाँ पे। ऐसे तो बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। देखो 1 के साथ कौन सा बिलोंग कर सकता है? 1 के साथ वो आएगा जिसका 1 के साथ डिफरेंस करूं, नेगेटिव पॉजिटिव को ध्यान ना रखें पर इवन आ जाए, तो 1 के साथ 3 भी आ जाएगा, बल्कि 1 के साथ 1 भी आएगा, क्योंकि 1 माइनस 1 भी क्या हो जाएगा? इवन ही हो जाएगा। 1 के साथ 5 भी आएगा, आप चेक करके देख लो। अब देखोगे ऐसे बहुत सारे आ जाएंगे, तो हमें ये तो क्लियर हो गया कि R3 जो है हमारा 5 के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इसका एक ही आंसर होगा, क्या होगा इसका आंसर? ओनली R1। ठीक है, हर एग्जाम्पल करने के लिए इसीलिए बोल रहे हैं, जब तक आपको रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में चेंज करना नहीं आएगा, रोस्टर फॉर्म मतलब उसके एलिमेंट्स, ठीक है, तब तक आप इस टॉपिक को अच्छे से नहीं समझ पाओगे। ठीक है, आपके दिमाग में होना चाहिए कैसे रोस्टर फॉर्म में चेंज होना है, कैसे इसके एलिमेंट हमें फाइंड करने हैं। ज्यादातर बच्चों को R2 में कंफ्यूजन हो सकती है इसके अंदर, मगर कंफ्यूजन अब नहीं होगी, पहले होगी जब तक मैंने नहीं बताया था, क्योंकि कई बार 1,1 को हम छोड़ देते हैं। ये जितने भी एग्जाम्पल डाले जा रहे हैं बड़े कॉमन एग्जाम्पल है रिलेशन के अंदर, सबको पता होना चाहिए। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर पहली डेफिनेशन थी हमारी ये। नेक्स्ट डेफिनेशन इसके अंदर आ जाती है यूनिवर्सल रिलेशन। नेक्स्ट आ जाती है इसके अंदर यूनिवर्सल रिलेशन। चलो भाई एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं इसके अंदर हम इसको भी। देखो भी स्क्रीन पे एग्जाम्पल है एक, ट्राई करो इसके रिलेशन के एलिमेंट फाइंड करने की ट्राई करो, रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में चेंज करने की ट्राई करनी है हमें। तो पहले मैं डिफाइन करता हूं इसको, थोड़ा सा लिखता हूं यहाँ पे। ए सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5, ये हमारे पास ए सेट है। रिलेशन आर के अंदर वही पेयर आएगा A, B बिलोंग्स टू R जब A प्लस B का सम लेस देन 10 है। पिछली बार ग्रेटर देन 10 था, इस बार लेस देन इक्वल्स टू 10 है। चेक करते हैं क्या कौन कौन से पेयर आएंगे इसके अंदर, R के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। 1 के साथ कौन ऐसा एलिमेंट आएगा? 1 के साथ कोई भी एलिमेंट लेके देख लो, उन सब का सम जो है वो 10 से कम ही आएगा। 1 के साथ 1 भी आ जाएगा, 1 के साथ 2 भी आ जाएगा, 1 के साथ आप देखोगे सारे आएंगे, कोई भी लेके देख लो। ज्यादा से ज्यादा इसका जो सम है 1 के साथ कोई भी पेयर लो, उनका सम ज्यादा ज्यादा 6 आएगा। ठीक है, तो सारे एलिमेंट इसके अंदर आ जाएंगे। ऐसे ही 2 के साथ 1 भी आएगा, ज्यादा से ज्यादा 2 के साथ अगर 5 भी आता तो भी सम 7 ही होगा, तो 10 से तो कम है ही। इस रिलेशन को तो सेटिस्फाई कर ही रहे हैं, 2 के साथ जितने भी पेयर बनेंगे सब इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ऐसे आप एक बार चेक करना 3 के साथ वाले, बल्कि मैं कह रहा हूं बड़े से बड़ा जो सम आएगा, बड़े से बड़ा सम 5,5 से आएगा, बड़े से बड़ा वो भी 10 आएगा,
जो कि 10 से लेस देन इक्वल्स टू तो है ही, इक्वल टू भी है इसके अंदर इंक्लूड, तो इक्वल तो है ही। तो आप देखोगे हर पेयर इसके अंदर आर के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। एक भी एलिमेंट एक का ए के साथ पेयर बनाने से नहीं बचेगा, सभी आएंगे इसके अंदर। ऐसी सिचुएशन में अगर आप यहाँ पे ध्यान करोगे तो जो ये आर रिलेशन है, जब सभी पेयर आ गए हैं तो सभी पेयर तो ए क्रॉस ए में आते थे। अगर आपको पीछे का ध्यान हो तो सभी पेयर किस में आते थे, ए क्रॉस ए में आते थे। एक भी पेयर आपसे मतलब कि बचा नहीं है। अगर जो बच गया उसको आप यहाँ पे साइड में लिख सकते हो। अगर एक भी बच जाए तो यूनिवर्सल रिलेशन नहीं होगा। यहाँ पे क्या है, आर जो है अगर ए क्रॉस ए के इक्वल हो जाए, इस तरीके का जो रिलेशन होता है उसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। ए का हर एलिमेंट, हर पेयर इस प्रॉपर्टी को एक तरह से सेटिस्फाई कर रहा हो। ठीक है, यहाँ पे मैं ये भी कह सकता हूं, हेयर ए प्लस बी इज लेस देन इक्वल्स टू 10। थोड़ा सा इसको थ्योरेटिकल उसमें जवाब दें, फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए। इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है कि किसी भी दो एलिमेंट का सम जो है वो 10 से क्या आ रहा है, छोटा ही आ रहा है या इक्वल आ रहा है, लेस देन इक्वल्स टू आ रहा है। इस टाइप की सिचुएशन अगर आ जाए, ऐसी सिचुएशन में जो आर जो होता है वो ए क्रॉस ए के इक्वल ही हो जाएगा। हर पेयर इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से इस टाइप का जो रिलेशन होता है जिसके अंदर हर पेयर आर के अंदर बिलोंग कर जाए, कोई भी पेयर बचे नहीं, ऐसे रिलेशन को बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। तो अब अगर आपको एग्जांपल क्लियर है तो मुझे डेफिनेशन को ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्या दिया हुआ है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, और ये मेन चीज है, आर अगर ए क्रॉस ए के इक्वल हो जाए जैसा ऊपर वाले एग्जांपल में हुआ है। ठीक है भाई, वेरी गुड। चलो बेटा, अब इसी चीज को ऐसे हम एक क्विज करते हैं जैसा आपने पीछे जवाब दिया, इस पे और क्लियर, धीरे धीरे आपको इस चैप्टर के अंदर कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। चलो बेटा, अभी क्विज है, 1 मिनट का टाइम है आपके लिए। आपको जवाब देना है कि कौन सा रिलेशन यूनिवर्सल है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तीनों चेक करने हैं, और तीनों रिलेशन को चेक करोगे। सभी बहुत अच्छे जवाब दे रहे हैं। जिसके अंदर आपको एक भी एलिमेंट मिल जाए जो बिलोंग नहीं कर रहा हो तो वो रिलेशन यूनिवर्सल नहीं होगा। तो यूनिवर्सल चेक करना तो बिल्कुल ही आसान है। चलिए जी, टाइम ओवर। कुछ बच्चे अभी भी जवाब दे रहे हैं, चलो ट्राई करो, जिनको नहीं हुआ है वो भी ट्राई करें। हम एक्सप्लेन करते हैं इसको। सबसे पहले वाला रिलेशन R1, R1 किस सेट पे है, पहले उस सेट को लिख लेते हैं। 1 2 3 4
सेट की बड़ी इंपॉर्टेंस रहती है। और रिलेशन R1 ए सेट से ए सेट पे डिफाइन है, वो तो चलो लिखने की जरूरत नहीं है। A, B बिलोंग्स टू R1 कब होता है? जब A प्लस B लेस देन इक्वल्स टू 4। ठीक है, हम चेक करते हैं, सम चेक करते हैं, किसी का भी सम का चेक करके देख लो यहाँ पे। अब अगर मैं इस रिलेशन को फाइंड करूं, R1 को रोस्टर फॉर्म में चेंज करूं, उसके एलिमेंट लिखूं, तो क्या होगा? 1 के साथ सब आ जाएंगे, कोई भी नहीं बचेगा। मतलब अगर आप वैसे क्या करो, इसके लिए सीधा तरीका, छोटे से छोटा सम देख लो। छोटे से छोटा सम 2 आ रहा है, और बड़े से बड़ा सम देख लो। क्या आ रहा है पे? बड़े से बड़ा सम क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि इसका मतलब ये 8 इसके अंदर बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, तो एक बार हम इसको और बल्कि बीच के एलिमेंट चेक कर लेते हैं। 1, 2 भी बिलोंग करेगा, 1, 3 भी करेगा, पर 1, 4 जो है, 1, 4 ध्यान रखना इसके अंदर बिलोंग नहीं करेगा। तो एक मिल गया जो बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये सारे पेयर तो आए नहीं। तो रिलेशन यूनिवर्सल कब नहीं होगा? एक कोई ऐसा पेयर आ जाए जो इसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहा, बाकी हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर 1 मार्कर में आ जाए, सिर्फ हमें यहाँ पे एक ही लिखना है, यहाँ पे हेयर 1, 4 नॉट बिलोंग्स टू R1, दैट इंप्लाइज R1 इज नॉट यूनिवर्सल। एक मिल गया हमें जो इसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है। वैसे तो और बहुत सारे मिलेंगे, 2, 3 भी नहीं करेगा, 2, 4 भी नहीं करेगा, 3, 2 भी नहीं करेगा, 3, 3 भी नहीं करेगा। जिन जिन पेयर का सम 4 से बड़ा आ रहा नहीं करेगा। अब ऐसे ही हम नेक्स्ट हम लेके चलते हैं R2। R2 एक तरह से इंटीजर्स पे अप्लाई हो रहा है, रिलेशन इंटीजर से इंटीजर पे। और कैसे है? A माइनस B अगर Z में बिलोंग कर रहा है, तो दैट मीन्स A, B बिलोंग्स टू R2। ये इसका मतलब, इस रिलेशन के अंदर ये डेफिनेशन दी गई है। हर वो पेयर आएगा, हर इंटीजर का वो पेयर R2 के अंदर बिलोंग करेगा जिनका डिफरेंस इंटीजर है। हमें अच्छे से पता है, वी नो दैट डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर्स इज इंटीजर। दो इंटीजर का डिफरेंस जो होगा वो इंटीजर होगा। तो आप देखो, किसी भी दो को लेके देख लो, तो मुझे यहाँ पे पेयर बना के देखने की जरूरत ही नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं A माइनस B हमेशा इंटीजर ही होगा। बिलोंग्स टू जेड का मतलब क्या? इंटीजर ही होगा फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू जेड। मतलब हर इंटीजर का जो पेयर है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो जरूरी नहीं यहाँ पे, क्योंकि इनफाइनाइट सेट के अंदर हम ऐसे चेक करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। हम वैसे भी चेक कर सकते हैं प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, कोई भी ऐसा पेयर एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? R2 इज यूनिवर्सल। R2 क्या हो गया? यूनिवर्सल रिलेशन हो गया। तो R2 हो गया अभी यूनिवर्सल रिलेशन। अब R3 को चेक कर लेते हैं एक बार। R3 के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे आप चेक करोगे। अभी पीछे मैंने ये वाला नहीं किया था, अलग था। अगर चलो तो हम देखते हैं यहाँ पे A माइनस B का मोड नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है। ठीक है, यहाँ पे सब बच्चों को लग रहा होगा, बहुत से बच्चे जवाब दे रहे हैं कि R3 भी होगा। तो यहाँ पे एक बात नोट करना, जो 1, 1 है उसका अगर उस एलिमेंट को अगर हम देखते हैं 1, 1 को, उसको देखने के लिए मुझे देखना पड़ेगा 1 - 1 का मोड, जो कि 0 आएगा, जो नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता है। तो यहाँ से हम ये बात देखेंगे कि 1, 1 जो है वो R3 के अंदर बिलोंग नहीं करेगा। 1, 1 अगर R3 के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है, तो दैट मीन्स R3 इज नॉट यूनिवर्सल। इस तीसरे वाले पार्ट में बच्चे गलती कर देते हैं। ठीक है, ये वाला R3 यूनिवर्सल नहीं होगा। ठीक है, तो इस पे हम ध्यान करेंगे। लास्ट वाले पार्ट में गलती हो जाती है, हम 1, 1 को भूल जाते हैं। ठीक है, ओनली R2 इज करेक्ट आंसर। चलो भी, बहुत अच्छा जवाब दिया सभी ने।
कुछ बच्चों को जो डाउट होगी वो क्लियर हो गई होगी। चलो जी आगे बढ़ते हैं हम इसके अंदर। हम अब थर्ड डेफिनेशन, अगर हम सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अब हमारी 3 जो डेफिनेशन आएगी रिलेशन के अंदर, वो तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो 3 डेफिनेशन आएगी, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी ध्यान से देखना। पीछे का सबको क्लियर है तो आगे बड़े अच्छे समझ में आएगा। चलो जी हम देखते हैं, वही हमारा मेथड वही रहेगा। हम एक एग्जांपल देखते हैं, इससे आपके जो रिलेशन की जो थोड़ी डाउट थी 11th क्लास की, वो भी साथ साथ क्लियर हो जाएगी। देखो भाई, सभी जल्दी से इस रिलेशन के एलिमेंट फाइंड करने की कोशिश करेंगे। जो फाइंड कर ले मुझे बताएंगे, मैं भी साथ साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो भाई, इस बार हमारे पास क्या है, एक सेट ए है, एक रिलेशन ए सेट से ए सेट तक डिफाइन है। कैसे डिफाइन है, पहले मैं उस चीज को लिख भी लेता हूं यहाँ पे। कोई भी ऑर्डर्ड पेयर, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर आर में कब बिलोंग करेगा, जब ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी। मतलब इस रिलेशन को समझो आप, इसके अंदर क्या दे रखा है कि हमेशा कोई भी ऑर्डर्ड पेयर तभी बिलोंग करेगा जब बाद वाला कंपोनेंट पहले वाले कंपोनेंट से बड़ा होगा या फिर इक्वल होगा। बड़ा सिंपल सा रिलेशन है ये। मतलब अगर आप यहाँ पे सोचोगे तो 2,1 कभी बिलोंग नहीं करेगा, पर 1,2 बिलोंग कर जाएगा। ठीक है, इस बात से आप समझ गए होगे, क्योंकि पहले वाला बाद वाला कंपोनेंट बड़ा होना चाहिए इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे तो क्या आएगा, यहाँ से आर, आर के अगर आप एलिमेंट लिखोगे आपको पता चल जाएगा, इक्वल वाला भी कर जाए क्योंकि यहाँ पे इक्वल्स टू भी है। ठीक है, तो क्या आएगा, 1 के साथ 1 आएगा, 1 के साथ 2 भी आएगा। ठीक है, 1 के साथ 3 भी आएगा, 1 के साथ 4 भी आएगा, 1 के साथ 5 भी आएगा। ठीक है, पर 2 के साथ 1 नहीं आएगा। फिर 2 के साथ 2 आ जाएगा, 2 के साथ 3 भी आ जाएगा, 2 के साथ 4 भी आएगा, 2 के साथ 5 भी आएगा। ऐसे ही 3 के साथ 1 नहीं आएगा क्योंकि बाद वाला कंपोनेंट पहले वाले से बड़ा होना चाहिए, तो ये नहीं आएगा। 3 के साथ 2 भी नहीं आएगा। ठीक है, तो 3 के साथ 3 आ जाएगा भाई। ऐसे ही 3 के साथ 4 आ जाएगा, 3 के साथ 5 आ जाएगा। उसके बाद 4 के साथ 1 नहीं आएगा, 4 के साथ 2 नहीं आएगा, 3 भी नहीं आएगा, 4 के साथ 4 आएगा, और 4 के साथ 5 आएगा, और 5 के साथ 5 आएगा। हर रिलेशन का एग्जाम्पल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप रिलेशन के अंदर सीखने के फेज पे हो, तो हर चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 2 के साथ बेटा 1 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि बाद वाला कंपोनेंट जो है ये पहले वाले कंपोनेंट से बड़ा होना चाहिए। तो 2,1 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि बाद वाला कंपोनेंट इससे छोटा है। चलो भाई क्लियर सभी, उम्मीद है सभी को क्लियर हो गए। हमने रिलेशन, एक नया रिलेशन और सीख लिया, कैसे हम इसको डिफाइन करते हैं, कैसे रोस्टर फॉर्म में चेंज करते हैं। अब रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन पे आने से पहले मैं आपको इसके कुछ एलिमेंट शो कर रहा हूं, आपको उन एलिमेंट पे ध्यान देना है। आप इसके ये वाले एलिमेंट ध्यान दो जहां पे सेम एलिमेंट अपने आप से ही कनेक्टेड है। देखो 1,1 इसके अंदर आ रहा है, 2,2 भी आ रहा है, 3,3 भी आ रहा है, 4,4 भी आ रहा है, 5,5 भी आ रहा है। आप देख रहे होंगे ए सेट के जितने भी एलिमेंट हैं सारे औरों के साथ पेयर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हमें उससे मतलब नहीं है। मेन बात है जितने भी एलिमेंट ए सेट के अंदर है, जितने भी एलिमेंट ए सेट के अंदर है, सभी अपने साथ पेयर जरूर बना रहे हैं।
ठीक है, जितने भी एलिमेंट ए सेट के हैं वो सारे अपने साथ पेयर नहीं बना रहे, एक भी नहीं छूटा है। 1 1 के साथ भी बना रहा है, 2 2 के साथ भी बना रहा है, 3 3 के साथ भी बना रहा है, 4 4 के साथ भी बना रहा है और 5 5 के साथ भी बना रहा है। ठीक है, ऐसी कंडीशन में इस टाइप का जो रिलेशन होता है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन, जहां औरों से मतलब नहीं है, हर एलिमेंट अपने साथ पेयर जरूर बनाए, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब इसकी डेफिनेशन, एग्जाम्पल के बाद डेफिनेशन में कुछ भी नहीं बचता है। अब डेफिनेशन क्या है, कोई भी रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब ए कोमा ए आर के अंदर बिलोंग करे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू। कुछ जो डेफिनेशंस जो होती है भाई समझने की तो होती है, इनकी जो स्टेटमेंट है सीबीएसई में मार्क्स लेने के लिए आपको डेफिनेशन थोड़ी याद भी होनी चाहिए। वैसे तो मीनिंग है मैथ के अंदर, बिना मीनिंग तो कुछ नहीं होता, पर कई बार बच्चा अपनी लैंग्वेज में अपनी उसमें बात लिखने की कोशिश करता है तो मार्क्स कट जाते हैं। तो आपको ये डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए और लिखनी भी आनी चाहिए। रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या है, ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल। फॉर ऑल मतलब एक भी नहीं बचना चाहिए, ये फॉर ऑल का साइन होता है भाई, शायद पता ना हो, लिख देता हूं यहाँ पे। सेट्स के अंदर पढ़ते थे, ये फॉर ऑल का सिंबल है। ठीक है, तो ए कोमा ए इसका मतलब ये क्या है, हर एलिमेंट अपने से कनेक्टेड जरूर हो। ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर का मतलब यही है। ठीक है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, ये रिलेशन की क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन है। चलो भाई, इसके अंदर रिफ्लेक्सिव के अंदर अभी मैं पिछले एग्जांपल के अंदर, ये तो हो गया भाई। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि बहुत सारे सेट, अगर हमें किसी रिलेशन को टू प्रूव आर इज रिफ्लेक्सिव, ऐसा हर बार जरूरी तो नहीं, रिफ्लेक्सिव सॉरी, टू प्रूव आर इज रिफ्लेक्सिव, ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार हम उसको हम रोस्टर फॉर्म में चेंज करके देखेंगे, कई बार प्रॉपर्टी को देखते ही बता सकते हैं। तो इसके लिए मैं पिछले वाले का एग्जांपल दे देता हूं यहाँ पे, हेयर। उसके लिए आपको करना क्या है, रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए वैसे ही बता रहा हूं यहाँ पे कि इन प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी गिवन है, जो रिलेशन गिवन है, इन रिलेशन बी की जगह ए रिप्लेस कर दो, रिप्लेस बी बाय ए इफ सेटिस्फाइड। अगर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही हो तो दैट मीन्स रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, जैसे पिछले एग्जांपल के अंदर आप देखोगे, इन प्रीवियस एग्जांपल, पिछले एग्जांपल के अंदर आप देखोगे कि प्रॉपर्टी क्या थी। पहले तो उस प्रॉपर्टी को देखते हैं, ये होती है प्रॉपर्टी, मतलब रिलेशन ए कोमा बी आर के अंदर कब बिलोंग करता है, व्हेन ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी। ठीक है, ये यहाँ पे क्या है, दो एलिमेंट्स की ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो पेयर आर के अंदर बिलोंग कर जाए। यहाँ पे इस प्रॉपर्टी के अंदर अगर मुझे इस क्वेश्चन के अंदर मैं यहाँ पे ये देखूं, बी की जगह अगर मैं ए रिप्लेस कर दूं, तो बी की जगह अगर मैं ए रिप्लेस कर दूं तो क्या आएगा, ए इज लेस देन इक्वल्स टू ए। क्या ये करेक्ट है, इज इट करेक्ट, बस यही आपको चेक करना है। यहाँ पे क्या है, ये करेक्ट है, यस यस करेक्ट। होता है भाई, कोई भी नंबर अपने आप से 5 इज लेस देन इक्वल्स टू 5 होता ही है भाई, 7 इज लेस देन इक्वल्स टू 7 होता ही है। ठीक है, तो दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो हम ये कह सकते हैं कि ए कोमा ए है वो बिलोंग करेगा आर के अंदर, तो दैट मीन्स आर इज रिफ्लेक्सिव। ऐसा हम करेंगे आगे सीबीएसई के क्वेश्चन के अंदर। थोड़ा सा अब आपको एक स्टेप और आगे बढ़ना है कि जो भी मैंने आपको बताई है बात, ये प्रूव करने वाली बात, आपको इस पे भी जाना है। सबसे पहले हमने जो रिलेशंस जो हमारे हैं उनको हमने एक तरह से रोस्टर फॉर्म में चेंज करना सीखा, उसी के हिसाब से हमने डेफिनेशन सीखी है। वो हमारा 11th क्लास का भी पार्ट था कुछ उसके अंदर। अब जो हम कर रहे हैं, थोड़ा सा प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हम सीबीएसई के अंदर जो क्वेश्चन आता है उसको हमें इसी तरीके से प्रूव करना पड़ेगा।
अगर यही रिलेशन, बात ध्यान देना भाई, अगर यहाँ पे लेस देन की जगह ये होता, ए इज लेस देन बी होता, और मैं लिखूं ए इज लेस देन ए इज लेस देन ए, ये गलत हो जाता, ये नहीं होता ट्रू। ए इज लेस देन इक्वल्स टू ए, ये ट्रू है, ये बात आप ध्यान देना। लेस देन इक्वल्स टू का मतलब जो होता है, कई बार बच्चा कंफ्यूज होता है, इसका मतलब होता है लेस देन और इक्वल्स टू, कोई भी एक काम हो तो उसको ट्रू माना जाएगा। ठीक है, ए लेस देन ए गलत है, ए लेस देन इक्वल्स टू ए ये सही है। बेटा इसमें कोई डाउट नहीं है, चैप्टर बोरिंग है, पर मैथ है, पढ़ना पड़ेगा, ये भी बहुत अच्छी मेंटल एक्सरसाइज है। बोरिंग बिल्कुल भी नहीं है, ये नया चैप्टर है आप लोगों के लिए, इसको आप बोरिंग नहीं कह सकते। जिन बच्चों को मैथ्स बोरिंग लगता है बेटा, उनको तो मैथ्स की बड़ी इंटरेस्टिंग चीज भी बोरिंग लगती है। जो बच्चा 12th क्लास में मैथ्स पढ़ रहा है, 12th क्लास में मैथ लेके पहुंचा है, उसको ये बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए बोरिंग है। नया है, बस आप ये कह सकते हो, टॉपिक नया है इसलिए आपको लग रहा है। और जब हम इसी आज की क्लास के पहले 5 मिनट में थे और अब हम हैं, तो बहुत से बच्चों को डिफरेंस भी फील हो रहा होगा। जब धीरे धीरे समझ में आने लग जाता तो बोरिंग भी नहीं लगता फिर वो। और उम्मीद करता हूँ जैसे इस चैप्टर में आगे जाएंगे, नेक्स्ट हम क्लास करेंगे, तो आपको चैप्टर अच्छा लगेगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर हम जो बाद में मैंने बात बताई, इस पे हम फोकस करेंगे आगे के लिए। चलो भाई अब जल्दी से मुझे इसका आंसर बताओगे। मैंने दो तरीके से इसको, रिलेशन को हमने रिफ्लेक्सिव प्रूव करना सीखा है, तो दोनों बातें नॉलेज आप अप्लाई करके जल्दी से मुझे ये जो 3 क्वेश्चन है इनके आंसर बताओगे। इनमें से कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? चलो भाई आपका टाइम स्टार्ट होता है, वही 1 मिनट का टाइम है। चलिए जी, बहुत बच्चों ने अच्छे जवाब दिए हैं। चलो जी अब हम चेक करते हैं। हम प्रॉपर्टी से चेक करेंगे भाई, वो तो बहुत हो गया। हम इसके रोस्टर फॉर्म में चेंज करें, एलिमेंट से चेक करें, वो बहुत हो गया। अब कुछ नया सीखते हैं इसके अंदर, जो मैंने पिछले वाली स्लाइड पे भी बताया था। एक बच्चा बार बार पूछ रहा है कि इज 0 इवन। बेटा जब ओड इवन लागू होगा ना दिल्ली के अंदर, तब बताऊंगा ये क्वेश्चन। जब ओड इवन लागू हो जाएगा दिल्ली के अंदर, तब आपको इसका इसका जवाब मिल जाएगा इस क्वेश्चन का। चलो देखो भी हम चेक करते हैं। वही मैंने बताया, सबसे पहले हम R1 की प्रॉपर्टी लिखते हैं। R1 क्या कहता है? R1 कहता है कोई भी पेयर R1 के अंदर कब बिलोंग करता है? व्हेन A इज लेस देन B। अभी मैंने बताया था, ये तो सभी ने कर भी दिया होगा। यहाँ पे क्या है? हेयर
बस मुझे रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए रोस्टर फॉर्म में चेंज करना तो बेसिक है ही, पर हम a इज लेस देन b, इसके अंदर, इस प्रॉपर्टी के अंदर b की जगह a पुट करके देख लो। अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है हर एलिमेंट के लिए तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, हर एलिमेंट के लिए होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं, हेयर a इज लेस देन a, मैंने करके देखा, ये ट्रू नहीं होता भाई, नॉट ट्रू, बताया था मैंने। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ट्रू नहीं होता ये, तो इसका मतलब R1 इज नॉट रिफ्लेक्सिव, R1 रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, इसी मेथड से करेंगे। रोस्टर से भी आप ट्राई कर लेना अपने आप, रोस्टर से बड़े आराम से आप ट्राई करोगे, आपको जो ये एलिमेंट आपको नजर नहीं आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम चेक करते हैं। नेक्स्ट के अंदर है a, b बिलोंग्स टू R2, कब, जब मोड a माइनस b इज इवन। अगेन वही, हम b की जगह a पुट करके देखते हैं, a माइनस a जो कि 0 आएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये इवन हो जाएगा और क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। b की जगह हमने पुट किया जब a, तो प्रॉपर्टी सही दिखा रही है हर एलिमेंट के लिए, तो दैट मीन्स ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे R2 इज रिफ्लेक्सिव, R2 रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। चलो जी ठीक है, एक हो गया भाई रिफ्लेक्सिव, R1 रिफ्लेक्सिव नहीं आया, R2 आ गया। R3 पे बढ़ते हैं, अब हम R3 को चेक करते हैं। a, b बिलोंग्स टू R3, कब होगा, जब HCF ऑफ a, b इज इक्वल टू 1। फिर हम चेक करते हैं भाई, HCF ऑफ b, a चेक करते हैं, क्या हमेशा ही HCF ऑफ a, a क्या 1 ही आता है भाई, बिल्कुल गलत है बात ये, नॉट ट्रू, सॉरी नॉट ट्रू। क्यों नहीं है, साफ नजर आ रहा है भाई हमें, HCF ऑफ कोई भी एक एलिमेंट ले लो, 2, 2 ही ले लो, 2, 2 का HCF तो 2 होता है, तो इसका मतलब ये नहीं हो रहा ना ट्रू, हर एलिमेंट के लिए नहीं है ट्रू ये, तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं यहाँ पे R3 इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव प्रूव करते टाइम आपने कुछ और नया सीखा है कि कैसे हम प्रॉपर्टी का यूज करके हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हो गए थे, बाकी बेसिक हमारा अभी भी वही है। अगर आप वैसे क्वेश्चन ट्राई करोगे, इसको रोस्टर में ट्राई करोगे, सॉल्यूशन इसके एलिमेंट ढूंढोगे, उससे भी हो जाएगा, पर अब आपको कुछ नया भी सीखना था, इसलिए मैंने आपको ये वाला पार्ट प्रॉपर्टी से बताया है। इसका सिर्फ R2 इसका आंसर होगा, ओनली R2। सीधा रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए आपको जो ये रिलेशन की ये प्रॉपर्टी होती है, रिलेशन की ये, जिसके अकॉर्डिंग पेयर सेलेक्ट होते हैं, ये इनके अंदर बी की जगह ए पुट करके देख लेना होता है बस। जब हम प्रूव वाले क्वेश्चन करेंगे तब भी यही मेथड यूज करते हैं, और 1 मार्कर में आ जाए तब भी ये यूज करेंगे। इनके अंदर बी की जगह ए पुट करके देख लो, अगर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है हर एलिमेंट के लिए तो हो जाएगा। अब चेक करके देखोगे यहाँ पे, ये बीच वाली सेटिस्फाई हो रही है, पहली और लास्ट वाली सेटिस्फाई नहीं हो रही, क्योंकि बी की जगह अगर मैं ए पुट करता हूँ तो वो इवन ही आएगा, क्योंकि 0 इवन होता है। ठीक है, 0 को हम इवन ही मान के चलते हैं, 0 हर नंबर का मल्टीपल मानते हैं 0 को। चलिए जी आगे बढ़े हम, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम आ जाते हैं, नेक्स्ट रिलेशन की टाइप पे आ जाते हैं बल्कि। ठीक है, प्रॉपर्टी कहना ठीक नहीं है, रिलेशन की टाइप्स है ये। तो नेक्स्ट टाइप आती है रिलेशन की सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन नाम से ही इस रिलेशन का काफी कुछ पता चल जाता है। वही हमारा मेथड वही रहेगा भाई, हम एक एग्जांपल लेके चलेंगे। ठीक है, इस एग्जांपल की अगर आप प्रॉपर्टी देखते हो, रिलेशन की यहाँ पे कंडीशन क्या है, a, b R के अंदर कब बिलोंग करता है, जब HCF ऑफ, ये एग्जांपल हम पहले भी पढ़ चुके हैं,
तो जल्दी से बच्चे इसको, इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में चेंज बड़ी आराम से कर देंगे। 1 के साथ 1 भी आएगा, 1 के साथ 2 भी आएगा, 1 के साथ 3 भी आएगा, हर वो पेयर आएगा जिनका HCF 1 होता है। 2 के साथ 1 भी आएगा, 2 के साथ 2 नहीं आएगा, 3 आएगा, 2 के साथ 4 आएगा, सॉरी 4 नहीं आएगा भाई, 5 आएगा, फिर 3 के साथ 1 आएगा, 3 के साथ 2 भी आएगा, 3 के साथ 4 भी आएगा और 3 के साथ 5 भी आएगा। ऐसे ही 4 के साथ 1 आएगा, 4 के साथ 3 आएगा एंड 4 के साथ 5 आएगा। 5 के साथ 1 आएगा, 5 के साथ 2 भी आएगा, 5 के साथ 3 भी आएगा और 5 के साथ 4 भी आएगा। 5 के साथ 5 नहीं आएगा। चलो भाई, हमने इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में चेंज कर लिया है। उम्मीद है रिलेशन तो अब आपका पक्का हो गया होगा। ये रोस्टर फॉर्म में चेंज करना तो हो गया होगा, हम ढूंढ सकते हैं ऐसे, ठीक है। चलो भाई, अब मैं आपको एक बात ऑब्जर्व करने के लिए कह रहा हूं। अब आप कुछ ऑब्जर्व करोगे इस रिलेशन के अंदर। कोई भी ऑर्डर्ड पेयर देख लो यहाँ पे, जो आपका मन करे। कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ले लो, हो सके अलग अलग एलिमेंट हो, जिसके अंदर अलग एलिमेंट हो। जैसे 1,2 देखा आपने, क्या इससे उल्टा पेयर, उल्टा मतलब एक तरह से जिसमें ये इंटरचेंज हो रखे हो, क्या वो भी बिलोंग कर रहा है? 1,2 तो कर रहा है। क्या कहीं पे आपको 2,1 नजर आ रहा है? भाई ये रहा, 1,2 भी कर रहा है और 2,1 भी कर रहा है। चलो भाई, कोई भी पेयर उठा के देख लो आप। 2,3 देखते हैं अब हम। 2,3 कर रहा है और आप ढूंढोगे यहाँ पे, आपको 3,2 भी नजर आ जाएगा। ये रहा यहाँ पे 3,2। 2,3 भी कर रहा है, 3,2 भी कर रहा है। और कोई ले लेते हैं, चलो भाई 4,1 ले लेते हैं। 4,1 भी कर रहा है और 1,4 भी कर रहा है। तो आप यहाँ पे किसी भी एलिमेंट को उठा के देख लो, किसी भी ऑर्डर्ड पेयर को उठा के देख लो, उससे जो उल्टा पेयर है, जिसके अंदर एक्स और वाई मतलब कि ऑर्डर्ड पेयर के जो कंपोनेंट है वो इंटरचेंज हो रखे हो, तो क्या होगा? वो भी मतलब अगर बिलोंग कर रहा हो, तो ऐसे जो रिलेशन, इस टाइप के जो रिलेशन है, उनको बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक वर्ड इसलिए है, सिमेट्री हो जिसके अंदर, सिमेट्रिक रिलेशन, उनको बोलेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है भाई, क्लियर? रोस्टर फॉर्म से तो बड़ी आराम से क्लियर होगी, पर इसको एक तरह से हम इसको थ्योरेटिकल अगर लिखें तो इसका मतलब ये होता है, इफ A, B बिलोंग्स टू R, अगर कोई भी पेयर बिलोंग कर रहा हो, देन B, A मस्ट बिलोंग्स टू R। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है? ये सिमेट्रिक होता है। रिलेशन क्या होता है? सिमेट्रिक होता है। थोड़ा सा हमें डेफिनेशंस पे भी अब फोकस करना है, खास तौर पे जो बाद वाली जो 3 प्रॉपर्टीज है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और एक और आएगी इनमें। ठीक है, कोई भी पेयर हो सकता है बेटा, 1,3, 3,1। उल्टा देख लो, 3,1, 1,3। ऑब्वियस है, वो तो आ ही जाएगा जब एक आ जाएगा। तो 1,1 को चेक करने के लिए इसलिए जरूरत नहीं है, क्योंकि 1,1 तो खुद ही अपना उल्टा है, इसलिए मैंने उनको चेक नहीं करवाया। एक क्वेश्चन और बार बार आ रहा था, एक बच्चा पूछा, सर यूनिवर्सल रिलेशन जो होता है वो सब कुछ होता है? यूनिवर्सल रिलेशन जो होता है वो रिफ्लेक्सिव भी होता है, यूनिवर्सल रिलेशन सिमेट्रिक भी होता है, यूनिवर्सल रिलेशन सब कुछ होता है। चलिए जी, सिमेट्रिक, अब हम सिमेट्रिक की डेफिनेशन ले लेते हैं। सिमेट्रिक की डेफिनेशन, सब कुछ हो ही गया है इसके अंदर, तो कुछ बचा ही नहीं है, एग्जांपल से कुछ क्लियर हो ही जाता है। डेफिनेशन क्या दे रखी है? कोई सेट सिमेट्रिक, कोई रिलेशन सिमेट्रिक कब होगा? जो मैंने अभी आपको बताया है। पर एक बात, इनमें ये बार बार फॉर ऑल क्यों लिखा जाता है, इस पे फोकस करना भाई। हर पेयर के लिए होना चाहिए, ऐसा ना हो कि कोई एक एग्जिस्ट कर जाए। सपोज करो कोई एक एग्जिस्ट कर जाए, मान लेते हैं 5,4 इसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहा हो, सपोज करो 5,4 इसके अंदर ना हो, तो बाकी सारे कर रहे हो पर कोई एक ना कर रहा हो। जैसे 4,5 तो कर रहा है बट 5,4 नहीं कर रहा, और हमने जितनी पेयर देखे सब कर रहे हो, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। जितनी भी डेफिनेशंस होती है वो हर पेयर के लिए होनी चाहिए, इसलिए सबके बाद फॉर ऑल लगाया जाता है। कोई भी अगर एक आपको मिल जाए,
50 आपको सेटिस्फाई करते हुए मिल जाए, एक आपको मिल जाए जो उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा हो, तो ऐसे केस में वो रिलेशन वो वाली टाइप नहीं होगी। जैसे अगर इसके अंदर सब सेटिस्फाई कर रहे हो, सबका पेयर मिल रहा हो उल्टा, पर 4,5 का नहीं मिल रहा हो, तो ऐसी सिचुएशन में ये सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, जब किसी रिलेशन को नॉट सिमेट्रिक प्रूव करना हो, तो ये भी एक मेथड होता, हम एग्जाम्पल ढूंढ लेते कि कौन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये हम ध्यान देंगे इसके अंदर। तो बेटा बस आज की क्लास हमारी ओवर है, बस अब एक हमारी क्विज है इसी से रिलेटेड, पर इसके बारे में अभी मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। सिमेट्रिक को प्रॉपर्टी से कैसे प्रूव करते हैं, हाउ टू प्रूव सिमेट्रिक, हाउ टू प्रूव सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कैसे प्रूव करते हैं बिना रोस्टर फॉर्म का यूज हुए। तो इसका मेथड ये होता है, हम लेट करके चलते हैं, लेट a कोमा b बिलोंग्स टू r। ठीक है, देन प्रूव b कोमा a बिलोंग्स टू r, ये प्रूव कर देते हैं। अगर ऐसा हम कर पाते हैं तो सिमेट्रिक, अदरवाइज सिमेट्रिक नहीं है। या फिर हम ये भी कर सकते हैं अगर हमें डायरेक्ट चेक करना हो, अदरवाइज इन शॉर्ट में हम क्या करते हैं, रिप्लेस व्हाट इज इंटरचेंज कर देता हूं। चलो, इंटरचेंज बी ए एंड बी इन प्रॉपर्टी, जो रिलेशन की जो प्रॉपर्टी है रिलेशन के अंदर जो दे रखी है, उसके अंदर ए और बी को इंटरचेंज कर देते हैं। इफ प्रॉपर्टी स्टिल होल्ड्स, अगर अभी भी प्रॉपर्टी सही है, स्टिल करेक्ट, चलो करेक्ट वर्ड यूज कर लेते हैं, स्टिल करेक्ट। ठीक है, अगर अभी भी प्रॉपर्टी करेक्ट ही आ रही है, को प्रॉपर्टी के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो दैट मींस क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा, अदरवाइज सिमेट्रिक नहीं होगा। अगर मैं प्रीवियस एग्जांपल के अंदर बात करूं, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं कि HCF ऑफ, यहाँ पे ध्यान देना, HCF ऑफ ए एंड बी इक्वल टू 1, अगर इसी चीज को मैं HCF ऑफ बी कोमा ए इक्वल टू 1 लिखूं, तो इन दोनों में कोई डिफरेंस थोड़ी ना है, दोनों बातें सेम ही है, प्रॉपर्टी अभी भी होल्ड कर रही है, इसीलिए ये प्रॉपर्टी के एक तरह से रिलेशन क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। बस मुझे ये जो प्रॉपर्टी होती है रिलेशन की, इसके अंदर ए और बी को इंटरचेंज कर देना है बस। अगर इनको इंटरचेंज कर देंगे, उससे प्रॉपर्टी पे कोई चेंज नहीं आ रहा है, वो प्रॉपर्टी अभी भी होल्ड कर रही हो, अभी भी करेक्ट है, तो रिलेशन क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। हम इस तरीके से हम डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। तो अब एक क्विज है बस लास्ट, उसको और करेंगे, एक छोटा सा असाइनमेंट है बस, एक क्विज आप बेटा, बस 1 मिनट की क्विज है, इसको हम करते हैं कवर। देखो भी जल्दी से मुझे बताएं इसका आंसर। एक मिनट का टाइम है आपके पास। जल्दी से बेटा इसका जवाब देंगे। एग्जाम्पल से सिर्फ डिस्प्रूव कर सकते हो बेटा, प्रूव नहीं कर सकते एग्जाम्पल से। आगे जब प्रॉब्लम्स कराई जाएंगी, जब आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। स्लाइड शायद ट्रांजिटिव की आगे, पर कोई बात नहीं बेटा, सिमेट्रिक तो इसमें भी हम देख ही सकते हैं ना।
सिमेट्रिक तो हम यहाँ भी देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई बात नहीं। तो R1 के अंदर हम देखते हैं, R1 के अंदर मैं मेथड जो प्रॉपर्टी वाला वो यूज करता हूँ। R1 के अंदर मैं इंटरचेंज करके देखता हूँ, A माइनस बी इवन है, इज इवन। और मैं अगर इसको इंटरचेंज करता हूँ, B माइनस ए कर देता हूँ, तो वो भी इवन ही रहेगा। अगर A माइनस बी इवन है तो B माइनस ए भी इवन होगा, तो इसका मतलब ट्रू है बात, ट्रू है, तो दैट मीन्स सिमेट्रिक हो जाएगा। ऐसे दूसरा तो मैंने बताया ही था आपको, ठीक है। अगर वो तो हमारे एग्जाम्पल में से था, कोई नहीं, रिपीट हो गया। अब तीसरे वाला हम देखते हैं। तीसरा में रोस्टर फॉर्म ऑलरेडी गिवन है, तो यहीं से चेक करना पड़ेगा। देखो 2,3 तो बिलोंग कर रहा है, R2 भी हो जाएगा। R3 के अंदर 2,3 बिलोंग्स टू R3, बट 3,2 नजर नहीं आ रहा अभी मुझे। 3,2 नॉट बिलोंग्स टू R3। वैसे तो और भी है, पर डिस्प्रूव करने के लिए एक ही एग्जाम्पल सफिशियंट है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये नॉट सिमेट्रिक। आज की क्लास का हमारा लास्ट टॉपिक है ये। तो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक नहीं है, तो इसके सिर्फ दो आंसर होंगे इसके, R1 एंड R2 इसका आंसर हो जाएगा। अब हमने आज जितने भी हमने एग्जाम्पल किए हैं स्टार्टिंग से लेके अब तक, आप उनको सब पे, मैंने जो 4 टाइप्स पढ़ाई हैं, सबके एक्सपेरिमेंट सब एग्जाम्पल पे करने हैं। आप कॉपी पे एक एग्जाम्पल लिखोगे, आप सबको चेक करोगे कि क्या नल रिलेशन है, क्या यूनिवर्सल है, क्या रिफ्लेक्सिव है, क्या सिमेट्रिक है। चारों के आप एक तरह से उसको चेक करोगे, एग्जाम्पल से भी करोगे और उसको प्रॉपर्टी से भी करोगे। अब आज की क्लास के लिए स्क्रीनशॉट ले लेना, कुछ सोल्ड एग्जाम्पल्स है हमारे आज के जो होमवर्क है वो आपको करने हैं प्रैक्टिस के लिए। स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा इनका, कुछ टाइम बाद आपके ये अकाउंट में भी अपडेट हो जाएंगे। फिलहाल स्क्रीनशॉट ले लेना, सिर्फ आपको इन पे बस रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक का चेक करना है। रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक का चेक करना है, 3 क्वेश्चन ये आपको करने हैं। और ये इनके आंसर है भाई, ये इनके आंसर्स हैं। आपका वीकली शेड्यूल आपके पास होगा ही, इसको भी आप देखना। अगली क्लास से पहले सारा टॉपिक आपको क्लियर कर लेना बेटा, तभी अगली क्लास में मजा आएगा। नहीं तो आपको सारी क्लास फिर बोरिंग लगेगी स्टार्टिंग वाली। आपको अच्छे से प्रॉपर्टी पढ़नी है ताकि नेक्स्ट क्लास में आपको सब कुछ अच्छे से, अगली क्लास मुझे पूरी उम्मीद है आपको बड़ा इंटरेस्ट आएगा। जो बच्चे इसको बोर क्लास कह रहे थे, चैप्टर को बोर बता रहे थे, उनको नेक्स्ट क्लास बोर नहीं लगेगी बिल्कुल भी। चलो ओके बेटा, थैंक यू। Stop sharing, sir.